So students, let's discuss the enzymes. So what are enzymes? Enzymes are the organic molecules which are produced by living organism in small amount and are responsible for speed up the specific biochemical reaction under specific conditions of temperature and pH without changing itself. Without changing itself. So student, this is the definition of enzymes. These are the organic molecules which are produced by the living organism in very small amount, and they are responsible to speed up catalyze the specific biochemical reactions under specific conditions of temperature and pressure without changing itself. कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो नेचुरली है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बड़े स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड क्या करते क्या हैं, कोई स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन जो इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको जो है ये कैटलाइज करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं, जल्दी करवाते हैं अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। और उसके लिए जो टेम्परेचर और जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो भी जो है वो स्पेसिफिक होना जरूरी है, और विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ कि अपने आप में किसी प्रकार की कोई चेंज इनके बीच में नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स, these enzymes they are also known as a biocatalyst. इनको जो है वो क्या बोला जाता है, बायोकैटालिस्ट। जिस प्रकार से हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि देयर आर सम सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शंस। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है उनको स्पीड अप करने के लिए जो स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो बायो कैटालिस्ट होते हैं, बायो मतलब लिविंग, के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा कोई सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस, उसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट। इसलिए हम एंजाइम्स को दूसरा नाम जो है वो क्या देते हैं, बायोकैटालिस्ट। अब इस कैटालिस्ट के बीच में और बायोकैटालिस्ट के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दिस इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। These are the organic molecule present in the living organism के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। They are responsible to speed up the biochemical reactions in the living organism and they are present in the non-biological reactions. Inorganic हैं ये भी, ये क्या है, inorganic हैं, ये organic है, inorganic है and non-biological बायोलॉजिकल रिएक्शन को जो है ये स्पीड अप करते हैं, उनको कैटालाइज करते हैं। एंड ये ऑर्गेनिक हैं, और जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उनको जो है ये स्पीड अप करते हैं। नाउ मैक्सिमम ऑफ द जो कैटालिस्ट हैं दे आर द प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। दे आर द प्रोटीन्स, दे आर द, जैसे कि हमने बोला इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ये प्रोटीन जो हैं ये नहीं होते हैं। दे आर द नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस, हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंसेस। एंड देन दे कैन वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच। ये जो काम करते हैं इनके काम करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच की जरूरत होती है। दे डोंट हैव, दे कैन नॉट, they are not much affected by the temperature and pH, जो है वो not much affected by this temperature and
प्रेशर। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, इनके ऊपर जो है वो दे रिक्वायर्ड वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड देन दे आर स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई पार्टिकुलर एंजाइम होगा जो किसी पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को ही जो है वो कैटलाइज करेगा, स्पीड अप करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम जो है वो डिफरेंट काइंड्स के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उनको कैटलाइज करता है। नो, तभी हमने बोला कि दे आर द स्पेसिफिक। ये किसी कोई पार्टिकुलर एंजाइम है, वही किसी पार्टिकुलर रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करेगा। एंड यहां जो है वो वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, ये वैरायटी ऑफ रिएक्शन को जो है ये कैटालाइज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी द सम प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एंजाइम्स। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन देयर नेचर। दे आर प्रोटीन, हम सिंपल से शब्दों में बोलेंगे दे आर प्रोटीन्स। आइदर दे आर होली और पार्शियली, मतलब ये पूरी तरह से और पार्शियली दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जैसे कि अगर ये पूरे प्रोटीन के बने हुए हैं तो जैसे होल, कौन सा? फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम जो है ये पूरी तरह से प्रोटीन का बना हुआ है। एंड पार्शियली, जैसे कि हमारा एटीपीएस एंजाइम है, ये आधा प्रोटीन का बना हुआ है और इसके अलावा कोई और चीज जो है वो इसके साथ लगी हुई है। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर सम सब्सटेंसेस, हम उनको ऐसा बोलेंगे विच आर नॉन प्रोटीनेशियस and have the property to catalyze some of the specific biochemical reactions. For example, ribozymes. दिस इज, उनको जो है हम लोग राइबोजाइम बोलेंगे। यहाँ पर कुछ एक जो राइबोसोम है, आरएनए के बना हुआ जो है वो एक एंजाइम होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैटलाइज सम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड दे आर नोन एज द राइबोजाइम इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ये उसमें इसका सा जो है वो एक एग्जाम्पल है। तो हमने यहां से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी स्टडी की कि एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एक्सेप्शन शुड बी देयर, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे तो प्रोटीन हैं, बट सारे प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, बिकॉज सम ऑफ द प्रोटीन दे एक्ट एज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब कुछ एक प्रोटीन जो है, जैसे हमारे मसल प्रोटीन हैं, मसल्स बने हुए हैं, हेयर्स बने हुए हैं, और तो ये भी जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, तो दे डू नॉट एक्ट एज द एंजाइम्स। बट जो मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स होते हैं, ऑल ऑफ दे आर प्रोटीन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बिकॉज सम प्रोटीन्स दे एक्ट एज द स्ट्रक्चर प्रोटीन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल। इसकी जो हमने डेफिनेशन की, कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो वहीं से जो है वो निकल करके आ जाएंगी। जैसे ये ऑर्गेनिक इन ओरिजिन, ऑर्गेनिक है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड दे कैन वर्क एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच। और जो स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात अगर हम करते हैं वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। इनके काम करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री तक का होता है। बट एक्सेप्शन शुड बी देयर, एक्सेप्शन यहां पर होती है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग, the enzymes in them they are stable at
80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी वो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं और वो एंजाइम जो हैं वो वहां पर स्टेबल होते हैं। एक बैक्टीरियम है हमारा विच इज नोन एज द थर्मस एक्वेटिकस, जो सल्फर के जो हॉट स्प्रिंग होते हैं वहां पर जो है ये पाया जाता है और उसके बीच में जो एंजाइम्स पाए जाएंगे नेचुरली दे आर स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो स्टेबल होते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला दीज एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक एक तो हो गई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर काम करते हैं और स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कैटालाइजिंग द स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को ही जो है ये कैटालाइज करते हैं। दे हैव द वेरी हाई टर्नओवर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट के बीच में एक एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के बीच में चेंज करता है। इन 1 मिनट हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, दैट इज नोन एज द टर्नओवर नंबर। उसको हम टर्नओवर नंबर बोलते हैं। तो जो एंजाइम्स का जो टर्नओवर नंबर होता है इट इज वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा जो है ये हाई होता है। एंड देन दे आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि दे रिमेन एज सच, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। दे आर नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके बीच में ये कंज्यूम नहीं होते हैं। इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब ये बायोकेमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है तो दे रिमेन एज सच, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। इफ यू वांट टू नो अबाउट द टर्नओवर नंबर ऑफ द एंजाइम्स, देन देयर इज अ रिएक्शन विच इज वी कैन कंपेयर दैट के कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन को जब हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ carbonic acid. When this reaction is not catalyzed by the enzyme, then only 200 molecule of this carbonic acid they are produced in 1 hour. 1 घंटे के बीच में जो है वो इतने मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंट होते हैं। बट व्हेन दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, anhydrase enzyme is catalyzing this reaction, then the speed of the reaction is increased dramatically. जो सोचा भी नहीं होगा उस हिसाब से जो है वो ये स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 6 लाख molecules of this carbonic acid they are produced in 1 minute. 1 मिनट के बीच में जो है वो 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड दे आर प्रोड्यूस्ड। इट मींस दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड 10 मिलियन टाइम। इतना जो है वो फास्ट जो है ये रिएक्शन हमारा जो है वो हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। नाउ लेट्स स्टडी हाउ दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट दिस हाई टर्नओवर रेट। किस प्रकार से जो है ये केमिकल रिएक्शन को जो है वो इतनी जल्दी जो है ये करवाते हैं। नाउ वी केम टू नो दैट, हमने ये पढ़ा कि एवरी एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम है दैट कैन हैव अ एक्टिव साइट। उनके बीच में क्या होता है, एक एक्टिव साइट होती है टू विच आवर सबस्ट्रेट इज बाउंड। हमारा जो सबस्ट्रेट है वो इस एंजाइम की उस एक्टिव साइट के साथ जो है वो जुड़ता है। इस एक्टिव साइट को हम रिएक्टिव साइट भी बोलते हैं, रिएक्टिव साइट भी कहा जाता है। एंड देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि एंजाइम के पास क्या है, एक जगह है भाई,
हम ये मान करके चलते हैं कि जिसके बीच में ये हमारा सबस्ट्रेट आकर के जो है वो जुड़ जाता है। एंड देन दिस एंजाइम और ये हमारा सबस्ट्रेट ओके एक थोड़ी देर के लिए एक टेम्परेरी जो एक ट्रांजिशन स्टेट हम जिसको बोलते हैं, एक टेम्परेरी जो एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है, विच देन ब्रेक डाउन। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग एक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। एंड देन ये ट्रांजिशन स्टेट के बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के बीच में कि एंजाइम जो है ये जो सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड होते हैं उसके बीच में ब्रेक डाउन होता है। एंड अगर सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड होंगे उनके बीच में जो है वो ब्रेक डाउन होगा तो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, और उसके कारण जो है वो कोई नया प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो हमें एंड में हमारा एंजाइम जो है वो एंजाइम के साथ क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है ये वो टेम्परेरी स्टेज होती है जिसके बीच में के जो सबस्ट्रेट होता है उसके जो है वो बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। नाउ लेट्स स्टडी के एवरी रिएक्शन टू अकर, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इसकी जरूरत जो है वो हम लोगों को पड़ती है। एवरी रिएक्शन कैन हैव अ पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, एक इसको ग्राफ के द्वारा जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। एवरी रिएक्शन, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इस तरफ को हम लोग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है एक ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, वी फाइंड आउट दैट हर एक रिएक्शन को होने के लिए जो है वो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर जो है वो होता है, उस रिएक्शन को जो है वो उस बैरियर को जो है वो क्रॉस करना होता है। फॉर एग्जांपल these are the substrate and these are the product यहाँ पे। okay, so this is the that potential energy barrier which is to be crossed by these substrate to change themselves into the product. So and this minimum amount of energy that is required by the substrate, और substrate के पास ये जो कम से कम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हर एक सबस्ट्रेट को अगर प्रोडक्ट के बीच में कन्वर्ट होना हो तो उसको वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट जो है वो तभी प्रोडक्ट के बीच में कन्वर्ट हो पाएगा अगर उसके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन व्हेन द एंजाइम इज प्रेजेंट, लेकिन जब हमने क्या किया, एक एंजाइम की मदद से इस रिएक्शन को हम लोग करवा रहे हैं, देन वी फाइंड आउट दैट in the presence of enzyme this activation energy is lowered. Activation energy without enzyme and activation energy with the enzyme, it means that कि more and more substrate is now able to convert themselves into the प्रोडक्ट। ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं अब वो प्रोडक्ट के बीच में चेंज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम। तो फिर एंजाइम ने क्या किया, जो एंजाइम जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर दैट एक्टिवेशन एनर्जी। ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो यहां पर बनती है। और देखिए जब इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब नहीं है तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, लेकिन व्हेन एंजाइम इज प्रेजेंट देन दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर दैट एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ देयर इज, अब वी कैन हियर, हमें यहां से एक और रिजल्ट का पता चलता है कि इफ द P इज, जो P इज लोअर देन S, the potential energy of this product is lower than that of the S, then that reaction is exothermic reaction। यानी कि उस रिएक्शन में हम लोगों को एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं होती है, उस रिएक्शन से जो है वो एनर्जी अपने आप बाहर निकलती है।
तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर बताने वाली थी। अब एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का। नाउ लेट्स डिस्कस द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अच्छा वन मोर थिंग कि जो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथवेज। हमने देखा कि एक पाथवेज ऊपर वाला था जिसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, तो जैसे ही हमने उसके बीच में एंजाइम से वो रिएक्शन करवाया तो उसने उसका जो था वो रास्ता बदल दिया। रास्ता क्या बदल दिया कि अब उसको जो था वो हाई एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस कर करके नहीं जाना पड़ेगा। दैट एंजाइम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथवेज ऑफ दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस। नाउ लेट्स स्टडी the nature of enzyme reaction. Nature of enzyme reaction, किस प्रकार से ये एंजाइम जो हैं वो काम करते हैं। Now students, we studied that every enzymes can have a specific site. Specific site होती है which is known as that's the active site of that enzyme, to which that enzyme substrate bind with that enzymes and that leads to the formation of a अब इसको साधारण से शब्दों में that leads to the formation of a temporary एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है which is known as the enzyme substrate complex। और इसमें जो है वो सबस्ट्रेट के बॉन्ड वगैरह जो है रिएक्शन जो है वो एक्टिव साइट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो देयर आर द टू थ्योरीज। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं दी गई है, एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में दोनों थ्योरीज को जो है वो मिक्स करके के जो है वो बनाया गया है, लेकिन हम इसको वन बाय वन करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज द लॉक एंड की hypothesis and second is the induced fit hypothesis। जल्दी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। Now what happen कि जैसे बोला जाता है कि every lock can have a specific key, जैसे हर एक लॉक की जो है एक पार्टिकुलर जो है वो की होती है उसके वहां पर लगाने के लिए, और हर एक लॉक के पास जो है वो स्पेसिफिक साइट होती है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि दिस इज द एंजाइम, ये हमारा एंजाइम है एंड दिस इज इट्स एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के साथ जो है जो हमारा सबस्ट्रेट आएगा इस प्रकार से, ओके तो वो सबस्ट्रेट जो है दैट इज इन अकॉर्डिंग विद दैट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। नाउ दिस सबस्ट्रेट बाइंड विद दिस एक्टिव साइट ऑफ द, इसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूं, ये हमारा सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड कर दिया। और अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहां पर जो है ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है ये इसके जो बॉन्ड होते हैं उसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन, हमारा जो एंजाइम होगा वो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। हमने पढ़ा है एंजाइम को जो है वो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट रिमेन एज सच इन द एंड ऑफ द रिएक्शन बट इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इसने क्या बना दिया यहाँ पर, प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये बन गया, दिस इज द प्रोडक्ट, ये एंजाइम। दिस इज द लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड सेकेंड इज द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि एंजाइम डोंट हैव द स्पेसिफिक साइट, एंजाइम के पास कोई स्पेसिफिक साइट जो है वो नहीं होती है, बट एज द सबस्ट्रेट अप्रोचेस टुवर्ड द एंजाइम, लेकिन जैसे ही जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की तरफ, अब देखिए यहाँ पर एंजाइम की जो शेप है वो कुछ और है एंड सबस्ट्रेट की जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी जो शेप है वो कुछ और की है। तो ये बोलता है कि जैसे ये सबस्ट्रेट जो है दैट अप्रोचेस टुवर्ड द एंजाइम इट अंडरगो सम कन्फर्मेशनल चेंज, इसकी जो एक्टिव साइट होती है उसके बीच में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं एंड दैट बिकम सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द सबस्ट्रेट। वो फिर उसके बाद जो है वो उसकी साइट के जो पहले वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की तरफ को अप्रोच करता है दैट
दैट जो इसकी जो एक्टिव साइट होती है दैट बिकम फिट विद द सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अपने आप को फिट कर लेती है। जैसे सबस्ट्रेट अप्रोच करता है तभी होता है। एक्चुअली एक बट्रेसिंग और कैटालिटिक साइट होती है, वो मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो उस तरह से। तो सिंपल सा करना है कि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस में बाद में जो है वो इसके बीच में कन्फर्मेशनल चेंज होती है और ये अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर लेती है। then that leads to the formation of enzyme substrate complex and then that breakdown होता है उसमें, और हमें हमारा एंजाइम जो है वो ऐसे ही मिल जाता है और साथ में हम लोगों को क्या मिल जाता है, हमारा प्रोडक्ट। This is the induced fit hypothesis. Hello students, let's study the factor affecting the enzyme activity. The first factor is temperature. We know that enzymes, they are the temperature specific. They are temperature specific. Most of the enzyme, they are most active at a particular temperature, and that temperature is known as optimum temperature. For example, the enzyme amylase is most active at 37 degree centigrade. So the optimum temperature for the amylase enzyme is 37 degrees centigrade. Now the optimum temperature for maximum of the enzyme for most of the enzyme is 25 degree centigrade to 40 degree centigrade. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सभी एंजाइम्स के लिए। मैक्सिमम एंजाइम जो है वो इस टेम्परेचर, इस रेंज ऑफ टेम्परेचर के बीच में जो है वो मोस्ट एक्टिव होते हैं, एंड बिलो दैट रेंज दे बिकम इनएक्टिव, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड एट हाई टेम्परेचर के ऊपर दे गेट डीनेचुरेटेड यानी कि दे बिकम नॉन फंक्शनल। अब हम इस चीज को समझेंगे, एंड एक ग्राफ भी जो है वो हम लोग यहां पर प्लॉट करते हैं। दिस इज द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। इस तरफ को टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड इस तरफ को जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन। वी फाइंड आउट दैट this rate of the chemical reactions going on increasing as the temperature increases, but at certain temperature there is the sudden fall in the enzymatic activity, and this is the optimum temperature। ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है जहां पर जो मैक्सिमम एंजाइम जो हैं वो क्या हो रहे हैं, दे आर द मोस्ट एक्टिव, और उसके आगे जो है वो देयर इज डाउनफॉल इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। द रीजन बिहाइंड दैट, ऑल एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सारे एंजाइम जो हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्टॉर्टेड, खराब हो जाता है एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि प्रोटीन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दिस इज द वेरी लूज बॉन्डिंग, और ये हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जिसके कारण प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है। इसलिए हम उनको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो उनके प्रोटीन खराब हो गए तो एंजाइम ने उस टेम्परेचर के ऊपर काम नहीं किया, और लो टेम्परेचर के ऊपर जो है ये इनएक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द टेम्परेचर, एंड ऑल्सो देयर इज increase in the rate of chemical reaction every 10 degree rise in the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री राइज होता है, the rate of chemical reaction that become double, वो रेट ऑफ उस रिएक्शन का जो है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज pH।
तो जिस प्रकार से टेम्परेचर के लिए जो एंजाइम है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक है, उसी प्रकार से ये पीएच स्पेसिफिक भी हैं। एंजाइम दे कैन वर्क ऑन ऑप्टिमम पीएच, उसी प्रकार के कि वो जिस पीएच के ऊपर वो मैक्सिमम एक्टिव होते हैं उसको हम लोग ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ऑप्टिमम पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन की कौन सा एंजाइम कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के ऊपर जो है वो काम करता है। सेकंड फैक्टर दैट इज द pH. So similar to that of the temperature, the enzymes they are also the pH specific. They can work at a particular concentration of hydrogen ion, and these enzymes they are the most active at a particular pH. That pH is known as the optimum pH. For most of the enzyme, that optimum pH is 6 to 8. 6 से 8 pH के ऊपर मैक्सिमम ऑफ एंजाइम जो हैं वो ऑप्टिमम pH उनके लिए होती है, उस वक्त वो मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। बट एक्सेप्शन इज देयर, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड that is responsible for the secretion of pepsin, that is active at 2 pH. उसके लिए जो ऑप्टिमम pH है वो 2, that can work in the acidic medium। 2 to 5 रेंज इसकी 2 to 5 होती है, बट 2 जो है हम मान करके चलते हैं, इस एसिडिक मीडियम के ऊपर ये काम करते हैं। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज नोन एज द ट्रिप्सिन। ये पेनक्रियाज का एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दे कैन वर्क एट 8.8 pH। वो 8.8 अल्कलाइन pH के ऊपर काम करता है। अगर हम इसी प्रकार से इसके लिए भी एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं 6, 8, 10, तो हम देखेंगे कि 6 के ऊपर कम जो मैक्सिमम रेंज जो है वो इसकी हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये दिस इज द ऑप्टिमम pH। and another factor that is the concentration of the substrate concentration. Third factor is substrate concentration. Now dear students, let's plot a graph। एक ग्राफ जो है वो हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं। This is the velocity and this is the substrate concentration। इस तरफ को सबस्ट्रेट की concentration जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड इस तरफ को velocity। Now we can find out that as the concentration of substrate is increasing, हम लोग सबस्ट्रेट की concentration को जो है वो इंक्रीज करते हैं, the rate of reaction, जो velocity of the reaction that also increases, but at certain limit, but at a certain stage that become maximum। जो स्पीड जो है रिएक्शन की हमारी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, दैट इज नोन एज V max। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो हमारा जो वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, दैट बिकम कांस्टेंट। वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है इसकी वेलोसिटी। द रीजन बिहाइंड दैट, अब मैं आपको इसकी रीजन जो है वो समझाता हूँ। बट नाउ सपोज दैट देयर आर द ओनली 100 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स इन दिस रिएक्शन। जो है वो 100 मॉलिक्यूल एंजाइम के हैं हमने यहाँ पर यूज किए हुए। एंड सबस्ट्रेट में पहले हम मान के चलते हैं देयर आर द 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे 50 इसके बीच में डालिए, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से हम लोग मान करके चलते हैं। 100 तक जो है वो हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पर 100 यहाँ पर मान करके चलते हैं। ये सपोज है, ये ग्राफ हम लोगों को इसी प्रकार से प्लॉट करना है। नो, अगर शुरू में 50 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम लेकर के चलते हैं और हम लोगों ने इसके बीच में 50 मॉलिक्यूल जो है वो सबस्ट्रेट के डाले हैं, तो देयर आर ओनली 50 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम आर स्टिल फ्री, वो फ्री हैं। तो जब हम और इसके बीच में सबस्ट्रेट डालेंगे, हम लोग इसके बीच में 20 और डालते हैं, फिर उसके बाद 20 और, धीरे धीरे से इसको जो है वो सैचुरेशन तक 100 तक लेकर के जाते हैं।
तो जब 100 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल और 100 इसके एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स जो है वो बन रहे हैं, तो उस वक्त हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो वेलोसिटी होगी उसकी, वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट की जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, दे आर ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। लेकिन उसके बाद चाहे हम 150 सबस्ट्रेट डाल दें, उसके बाद चाहे 200 डाल देते हैं, 500 मॉलिक्यूल, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को और इंक्रीज करते चले जाते हैं, यहां पर जो है वो कोई उसकी वेलोसिटी के बीच में जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ऑलरेडी फॉर्म, तो मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ द एंजाइम इज डन, तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहां पर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर। नाउ देयर आर द certain other substances. Now student, next topic is inhibition. There are the certain chemicals which when bind to that enzyme, certain chemicals when these bind with the enzymes, they are responsible to shut down the activity of a enzyme, shut the activity of enzyme. They are known as a inhibitor. इनको बोला जाता है इनहिबिटर। कुछ एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जब वो क्या करते हैं कि जो एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। These are known as the inhibitor and they are of two type. ये दो तरह के होते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, these inhibitor they are responsible to compete for the active site of enzyme। ये एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए जो है वो कंपटीशन करते हैं। जैसे कि दिस इज आवर एंजाइम, ये हमारा एंजाइम है, एंड ये हम लोगों ने बना दिया इनहिबिटर। अब इनहिबिटर की जो साइट है, इनहिबिटर ने इसके साथ जुड़ना है, ये हमारा है सबस्ट्रेट। तो दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स। तो दिस इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स विद दैट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स। तो ये भी जुड़ सकता है और ये भी जुड़ सकता है। अगर इसके साथ इनहिबिटर ने जो है वो बॉन्ड बना लिया, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। So that leads to the decrease in the activity of the enzyme. And for example, there is another example of this competitive inhibitor, succinic anhydrase is the enzyme. ये एक एंजाइम है succinic anhydrase। वो क्या करता है, वो succinic एसिड जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, इसको जो है वो फ्यूमेरिक एसिड के बीच में चेंज करता है। बट देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज नोन एज द मेलोनेट। मेलोनेट इज प्रेजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। जब ये मेलोनेट जो है वो इस केमिकल रिएक्शन के बीच में प्रेजेंट होता है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये मेलोनेट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सुक्किनिक एसिड, वो इस एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड कर जाता है और इस कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको जो है वो कम कर देता है। एंड दिस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की जो प्रोसेस है दैट इज रिवर्स्ड। हम उसको जो है वो रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर करके। बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हियर जो इनहिबिटर है that cannot compete for the active site of the enzyme, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए compete नहीं करेगा, but it bind anywhere, ये कहीं और दूसरी जगह पर जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है, and that leads to the change in the physical nature of the enzyme। ये एंजाइम के जो फिजिकल नेचर है, ये एंजाइम को डिस्टॉर्टर कर देगा, खराब कर देगा, इसके जो एक्टिव साइट की जो इसकी शेप है उसको जो है वो खराब कर देता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर को जो है वो खराब कर देगा। नाउ दैट सबस्ट्रेट इज अनेबल टू बाइंड
अब सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता है। एंड दिस इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि ये इसकी एक्टिव साइट के लिए compete नहीं कर रहा है। एंड दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। वी कैन क्लासिफाई द एंजाइम into different categories depending upon the kinds of reaction, biochemical reaction they catalyze, कि वो एंजाइम किस प्रकार के रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एंजाइम को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप के बीच में ऑर्गेनाइज किया है, ग्रुपिंग इसकी की है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। These enzymes, they are responsible for catalyzing the oxidation reduction reactions. It means they are responsible for the removal or addition of electrons. Oxidation reduction को catalyze करेंगे। Second type is transferase, responsible for the transfer of functional group. Transfer of फंक्शनल ग्रुप। तो जल्दी से इसको पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड टाइप ऑफ इज हाइड्रोलेसिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। ब्रेकडाउन मैं ऐसे लिखता हूं, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एंड देन फॉर लाइसिस, LYASS, lysis. Lysis mean also breakdown, but other than hydrolysis, हाइड्रोलाइसिस के छोड़ करके और बाकी जो ब्रेकडाउन के रिएक्शंस होंगे उनको हम लोग लाइसिस बोलेंगे। फिफ्थ आइसोमेरेज। here the formation of rearrangement of molecular structure, rearrangement of molecular structure। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे हमारा फॉस्फेट 6 फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दिस इज आइसो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ये वाले रिएक्शन जो है दे आर कैटालाइज्ड बाय द आइसोमेरेज। एंड 6 नंबर पे हमारा लाइगेज। दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यानी कि जहां पर भी कोई लाइगेज बॉन्ड बनना, लाइगेज एंजाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय यूटिलाइजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP का मॉलिक्यूल यूज कर करके। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कोफैक्टर। को का मतलब होता है साथी। नाउ कोफैक्टर, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंजुगेटर। कोफैक्टर क्या होते हैं? दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंजुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन। कोफैक्टर साथी हम जिसको बोलते हैं, ये एंजाइम का साथी होता है, आप ऐसा मान करके चलिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दैट एंजाइम। नाउ कोफैक्टर क्या हो? दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंजुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन एसेंशियल फॉर देयर फंक्शनिंग, एसेंशियल फॉर देयर वर्किंग, हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। नाउ अब ये जो कंपाउंड कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन है, एंजाइम है, इसके दो पार्ट हो गए। अगर हम इस यहां से ध्यान से इसकी डेफिनेशन से अगर हम सोचेंगे तो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ दीज कंपाउंड और कंजुगेटेड एंजाइम। वो क्या हो गए? एक हो गया वो प्रोटीन का बना हुआ पार्ट, जिसका जो है वो एंजाइम बनता है, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंजुगेटेड और
कंपाउंड प्रोटीन। तो एक वो प्रोटीन पार्ट हो गया और दूसरा इसका हो गया नॉन प्रोटीनिक पार्ट। नॉन प्रोटीनिक पार्ट, तो जो को फैक्टर हुए तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दीज आर द नॉन प्रोटीनिक पार्ट ऑफ द कंजुगेटेड और कंपाउंड प्रोटीन विच इज एसेंशियल फॉर देयर वर्किंग, इस प्रकार से भी बोला जाता है। तो जो प्रोटीन है दे आर नोन एज एपो एंजाइम। प्रोटीनिक पार्ट ऐसे लिख लो, प्रोटीनिक पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। एंड इसके लिए क्या जरूरत की, नॉन प्रोटीनिक पार्ट, उसको हमने बोला कोफैक्टर। कोफैक्टर, देन दैट एंजाइम बिकम एक्टिव। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तभी वो एंजाइम जो है वो एक्टिव होगा, और उस एक्टिव एंजाइम को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम। दैट एंजाइम इज नोन एज अ होलो एंजाइम। इनके उसके दो पार्ट, एक प्रोटीनिक पार्ट जिसको हमने बोला एपो एंजाइम। तो कई बार एग्जाम में पूछा था कि व्हाट आर एपो एंजाइम। तो एपो एंजाइम आर द प्रोटीनिक पार्ट ऑफ कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन। एपो एंजाइम क्या हुआ, ये प्रोटीनिक पार्ट हुआ, और को फैक्टर क्या कि नॉन प्रोटीनिक पार्ट ऑफ दिस कंजुगेटेड और कंपाउंड एंजाइम। नाउ these cofactor they are of 3 टाइप। ये कोफैक्टर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड कोएंजाइम एंड मेटल आयन। These are of cofactor 3 type, prosthetic group, coenzyme and metal ion। जो prosthetic group हैं they are the organic part, ये भी organic part होते हैं, ये भी organic होता है, लेकिन and metal ion they are the inorganic। पर इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, ये चीज समझने की है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं इसके बीच में जो एपो एंजाइम के साथ जो को फैक्टर लगा होगा दैट इज द टाइटली बॉन्ड। टाइटली बॉन्ड वो उससे अलग नहीं किया जा सकता है, टाइटली बॉन्ड। ओके, ऑर्गेनिक है बट दैट इज द टाइटली बॉन्ड विद दैट ऑफ द प्रोटीनिक पार्ट ऑफ दिस होलो एंजाइम। बट इन केस ऑफ coenzyme they are not tightly bonded, ये टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम लोग एग्जाम्पल जैसे करते हैं कि मैक्सिमम ऑफ दे आर द विटामिन। ये क्या होते हैं, जैसे ये मैक्सिमम विटामिन होते हैं जो एपो एंजाइम के साथ जो है वो जुड़ते हैं और तब ये होलो एंजाइम जो है वो बनाते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल जैसे FAD, NAD, these are the examples of this coenzyme. Now metal ion, these are the inorganic part of this apo enzyme, जैसे molybdenum, zinc, etc. जब इसके साथ एपो एंजाइम के साथ जो है वो जुड़ेंगे तो उस को फैक्टर को हम मेटल आयन बोलेंगे, और अगर ये लूजली बॉन्ड है तब इसको हम को एंजाइम बोलेंगे, अगर ये टाइटली बॉन्ड है तो इसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स।